दोस्तों आइए आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान से एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। दोस्तों हम इस टेस्ट में कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं जो कि पीईटी के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत के वे कौन से 2 राज्य हैं जहां सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो दोस्तों नीचे 4 विकल्प है, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है। उम्मीद है कि आप इसमें से सही विकल्प अपने दिमाग में ला चुके होंगे। सो आइए हम चलते हैं राइट आंसर की तरफ। और दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश भारत के वे 2 प्रथम राज्य हैं जहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लाई गई थी यानी स्थापित किया गया था। ओके दोस्तों, यदि इन दोनों में भी पूछा जाए कि कहाँ पे सबसे पहले किया गया हुआ था तो हमको बताना पड़ेगा राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन इन दोनों में भी कहाँ पे पहले, तो राजस्थान पे। ओके, यदि मान लीजिए ऑप्शन में ऐसा दिया गया हो कि राजस्थान अलग हो, आंध्र प्रदेश अलग ऑप्शन में हो और उपरोक्त ए व बी दोनों न दिया हो, तो फिर हम किसे लगाएंगे, तो हम राजस्थान को लगा देंगे। ओके, और मान लीजिए यदि राजस्थान अलग ऑप्शन में है, आंध्र प्रदेश अलग ऑप्शन में है और तीसरे में ये दिया हुआ है कि उपरोक्त ए व बी दोनों, तो फिर आपको क्या लगाना है, ऑप्शन सी लगाना है, जिनमें एक आ रहा है कि उपरोक्त ए व बी दोनों। ओके, लेकिन यदि मान लीजिए राजस्थान दिया ही ना हो ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया हो आंध्र प्रदेश, बी में कुछ और, सी में कुछ और दिया और डी में दिया हो इनमें से कोई नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप दोस्तों आंध्र प्रदेश को टिक कर देंगे। ओके, देखिए दोस्तों, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में एक साथ ही पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। यह सन एक है, डेट अलग अलग है, इसलिए डेट अलग अलग हो जाने की वजह से राजस्थान प्रथम बोल दिया जाता है, आंध्र प्रदेश बाद में बोला जाता है। लेकिन इन दोनों का जो वर्ष है वो एक है, पंचायती राज व्यवस्था लागू होने वाला। ओके, सवाल में चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे रहा, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1950 को किस जिले में पेश किया गया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत के किस जिले में यानी जनपद में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया था। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि नागौर जनपद में। जी हाँ दोस्तों, ये जो नागौर जनपद है ना, ये राजस्थान का एक जिला है और यहीं पे सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी पूरे भारत में। ओके दोस्तों, आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय है, तो हम लोग को अच्छे से पता है, लेकिन किस समिति के द्वारा एक किया गया था। तो दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है, जो नीचे 4 विकल्प दिया गया हुआ है उनमें से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर ए सही है। यानी दोस्तों बलवंत राय ने भारत में पंचायती राज जो है वह त्रिस्तरीय बताया, इन्होंने त्रिस्तरीय सुझाव दिया था और वर्तमान में यही चल रहा है। दोस्तों ऑप्शन बी जो दिया गया हुआ है अशोक राय मेहता, इन्होंने द्विस्तरीय दिया हुआ था, जिले स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे, लेकिन इससे सरकार की योजनाएं भारत के अंतिम व्यक्ति तक आसानी से नहीं पहुंच पा रहे थे या फिर पहुंच भी पा रहे थे, तो फिर उसका जो परिणाम है वो सरकार को आसानी से या जल्द नहीं मिल पाया करते थे। इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह बात रखा कि आप लोग इसमें कुछ संशोधन कीजिए और कुछ ऐसा बताइए जिससे कि सरकार की योजनाएं भारत के अंतिम व्यक्ति तक आसानी से जा सकें। तो बलवंत राय जी ने कहा कि यदि हम जिले ब्लॉक के बाद यदि हम ग्राम स्तर पे भी एक पंचायत रख दें तो शायद हमारी योजनाएं आसानी से अंतिम व्यक्ति तक जा सकेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो पंचायत होती है ना वह एक सरकार का हिस्सा होता है, जिससे आपके जिला पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं या आपके जो ग्राम प्रधान हैं, ये सभी लोग सरकार के एक अंग होते हैं। यानी सरकार जो भी अपनी चीज़ें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करती है वो इन लोगों के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करती है, और हम इन और लोगों की जो भी कोई समस्याएं होती है वो सरकार तक भी इन्हीं लोगों के माध्यम से पहुंच रही होती है, इसलिए ये सब चीज़ें हुई है। तो वर्तमान में त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है वह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया हुआ है। ओके, आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है,
जिले यानी जनपद में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है। तो दोस्तों को बताना है कि जनपद में जो माध्यमिक विद्यालय होती है उसकी व्यवस्था कौन देखता है। तो दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न दोस्तों जो है वो 5वां नंबर का है। जिला प्रशासन का मुखिया होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि डिस्ट्रिक्ट जो होती है यानी जनपद, उसका प्रशासन यानी जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है। तो दोस्तों हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी जो होते हैं वह जिले के क्या होते हैं, मुखिया होते हैं। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे रहा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो दोस्तों आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। आपको मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, अपने दिमाग में उचित विकल्प को टिक कर लीजिए। आइए चलते हैं राइट आंसर की तरफ। और दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि केंद्र को भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हुई है। ओके, आइए दोस्तों में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है पटवारियों। देखिए दोस्तों, पटवारियों का मतलब होता है लेखपाल। ओके, यानी लेखपालों अर्थात पटवारियों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है। तो आपको बताना है, देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में ना हम लोग लेखपाल कहते हैं, अन्य राज्यों में इसे पटवारी बोलते हैं लोग, खास करके राजस्थान में लोग पटवारी बोलते हैं। जैसे आपको मैं यहाँ पे समझ सकने लायक यदि एग्जांपल दूँ तो यही मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जिन्हें हम लोग सीओ कहते हैं, सीओ साहब आए हैं, जैसे हम लोग उदाहरण दे दिया करते हैं। तो दोस्तों सीओ जो होते हैं ना वो डीएसपी रैंक के अधिकारी होते हैं, यानी वो डीएसपी पद पे हुए होते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में डीएसपी को सीओ कहा जाता है। और सीओ उत्तर प्रदेश के जो हैं उनका ऑफिस कहाँ है, तो दोस्तों भाटपारानी है। ओके, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे डीएसपी को सीओ कहते हैं, बाकी अदर स्टेट में सीओ ना कह करके डीएसपी कहा जाता है। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि तहसीलदार। ओके, तहसीलदार जो होते हैं वो पटवारियों अर्थात लेखपालों के कार्यों की देखभाल करते हैं। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है। तो आपको बताना है कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि 1 माह। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है वो 9वें नंबर का है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो दोस्तों नीचे आपको अनुसूची दी गई हुई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वह अनुसूची है जिसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो आपको अच्छे से पता है दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 7वीं अनुसूची। जी हाँ दोस्तों, 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया हुआ है। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। यानी दोस्तों भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए किसके पास ये अधिकार है दोस्तों। तो भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता से संबंधित है। तो दोस्तों इसके लिए यदि मैं आपको और थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करूं तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार भारत के किस आर्टिकल नंबर में दिया गया हुआ है, यही प्रश्न कह रहा है। तो दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है कि अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 जो है वह विधि के समक्ष समानता का अधिकार बताता है। ओके दोस्तों, आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। तो दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस आर्टिकल नंबर में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की गई हुई है। तो दोस्तों आर्टिकल 66 यानी कि अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित बातें की गई हुई है। ओके, आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति यानी कि
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। ओके, और उपराष्ट्रपति किसे देते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति को। ओके, तो आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो दोस्तों आपको बताना है कि अब तक जो भी लोकसभा अध्यक्ष बने हुए हैं लोग, उनमें से कौन वे व्यक्ति हैं जिनका कुल जो कार्यकाल यदि जोड़ दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डॉक्टर बलराम जाखड़ जो हैं वो कुल सर्वाधिक समय मतलब ज़्यादा रहने वाले लोकसभा अध्यक्ष हैं। ओके, तो आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संघीय व्यवस्था ली गई है, अर्थात भारतीय संघीय व्यवस्था जो है वो किस देश के संविधान से ली गई हुई है? तो हम लोग को अच्छे से पता है दोस्तों, यहाँ ऑप्शन दिया गया अमेरिका, कनाडा, रूस, स्विट्जरलैंड, जिसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, कनाडा देश से हम लोग संघीय व्यवस्था को लिए हुए हैं, है ना। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बताइए नीलम संजीव रेड्डी भारत के चौथे उपराष्ट्रपति थे? देखिए दोस्तों, आपको मैं जब तक यहाँ पे कुछ टिप्पणी कर रहा हूँ आप इन विकल्पों में से सही विकल्प को अपने दिमाग में टिक कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के राष्ट्रपति बने थे उनका क्रम पूछा गया हुआ है। आपको सारे राष्ट्रपति के क्रम नहीं याद करने हैं, प्रथम कौन थे वही बस याद करना है, वर्तमान में कौन है और चौथे नंबर के हैं यह याद करना होता है, और बीच में आप उस क्रम वाले राष्ट्रपति या फिर किसी भी मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे क्रम से चीज़ें दी गई होती हैं, सिर्फ स्टार्टिंग वाला पढ़िए और वर्तमान वाला पढ़िए अर्थात अंतिम वाला पढ़िए, और बीच में केवल बस उस नंबर वाली चीज़ों को देखा जाता है जो औरों से थोड़ा अलग हट करके उनके साथ कुछ चीज़ें हुई होती हैं। तो यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी के क्रम की बात किया गया हुआ है, अर्थात यह अब तक जो भी राष्ट्रपति बने हुए हैं उनमें से इनके साथ थोड़ा अलग तरीके से चीज़ें हुई हैं, अर्थात यह भारत के प्रथम निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, अर्थात बिना चुनाव के ही इनको राष्ट्रपति बनाया गया हुआ था, इसलिए थोड़ा सा खास हो जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से अलग से भी होता है कि भारत के वे कौन से प्रथम राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। ओके दोस्तों, इनका नाम सुनने में तो लग रहा है कि लड़के मतलब फीमेल हैं, लेकिन दोस्तों मेल हैं। ओके, पुरुष हैं। दोस्तों यह थे छठे नंबर के, यानी कि 6वें आपके राष्ट्रपति थे। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो दोस्तों देखिए, आपको ये ना स्टार्टिंग की बात यहाँ की गई हुई है, वर्तमान की नहीं, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में ना हम लोग आर्टिकल में क ख ग करके जोड़ रहे हैं या फिर ABCD हम कह सकते हैं। तो दोस्तों अब जो हम लोग जोड़ रहे हैं उन शब्दों की बात यहाँ नहीं किया गया हुआ है। जो बेसिक जो मतलब मूल जो संविधान था वह जब लिखा गया हुआ था तो उसमें कुल कितने वर्ड थे, शब्द थे, ये बात पूछा जा रहा हुआ है। तो दोस्तों 1,17,369 शब्द हमारे संविधान में है ना, यानी उतने से मिलकर के बना हुआ है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। दोस्तों अगला प्रश्न है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? तो आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से कि वह कौन सा विकल्प है जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन है। तो दोस्तों इसमें हम लोग को अच्छे से पता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है जो कि आज का आखिरी प्रश्न भी है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि दिए गए इन अनुच्छेदों में से वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ग्राम पंचायतों संबंधित बातें की गई हुई हैं। तो दोस्तों हम लोग बहुत अच्छे से पता है कि आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद नंबर 40 जो है उसमें ग्राम पंचायतों संबंधित बातें की गई हुई हैं। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस टेस्ट में अपने आप को खरा उतार पाने की कोशिश में पूरे हुए होंगे, अर्थात आप 20 प्रश्नों में से ज़्यादा सही करने की कोशिश किए होंगे। और दोस्तों मैं आपको चलते चलते एक आश्वासन दे जाना चाहता हूँ, वो ये कि मैं आगामी जो भी कोई टेस्ट वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करूँगा उन टेस्ट वीडियोज़ में अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तब तक के लिए मेरा आप सभी लोगों को जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। मैं ऋषि मास्टर जी।